पिछले 2-3 वीडियो में हमने चर्चा किया है ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में, जो कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इसमें ऑटिज्म से रिलेटेड ऑटिज्म का अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाता है, सेशन किया जाता है, ताकि पूरी दुनिया ऑटिज्म के लिए अवेयर हो, जागरूक हो। इसको डिजेबिलिटी ना समझ के बस समझे कि हाँ एक डिजॉर्डर है और ये टेम्पररी है, क्योर भी हो सकता है। कुछ उसमें कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कितना क्योर होगा। तो ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि समाज में फैली कुछ सामाजिक भ्रांतियाँ जो हैं, इसको लेके मिथ जो होते हैं, मिथ कुछ अलग होता है, फैक्ट कुछ अलग होता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है तो लोग परेशान तो होते ही हैं इसको लेके। तो ऑटिज्म अवेयरनेस सेशन में इसी पे आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अभी हम अपने देश की बात करें, इंडिया हमारा भारत की बात करें, तो यहाँ आबादी लगभग 140-45 करोड़ तक हो चुकी है और इसमें लाखों केस हर साल आ रहे हैं ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के। सबसे मूल कारण है हमारा न्यूक्लियर फैमिली का होना, जैसे इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया है। इसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो क्या करते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब खुद समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को एंगेज रखना है तो टीवी और मोबाइल पे बच्चे को ज़्यादा एंगेज कर दिया, तो इसलिए स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जा रहे हैं और जब तक हमको समझ में आ रही है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तब तक वो ऑटिज्म में आ जाते हैं या फिर उसके एसोसिएटेड जो भी उससे प्रॉब्लम्स हैं उन सब में आ जाते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अब चूंकि इतनी बड़ी आबादी का देश है, तो क्या है कि जो चीज़ सबसे ये रहेगा ना, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहेगा, उसके एक्सपर्ट्स भी आपको बहुत उभरते हुए मिलेंगे। एक समय था जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो उस टाइम इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज़ था। इंजीनियरिंग बहुत बड़ा ये माना जाता कि इंजीनियर है। इंजीनियर कोई किसी का परिचय देता था, तो जैसे KGF फिल्म में रॉकी का परिचय दिया जाता है कि रॉकी भाई कैसा ये है, मतलब उसका स्वैग दिखाया जाता था। वैसे ही समाज में इंजीनियर के बारे में कोई बताता था तो पूरा प्राउड फील करके बताता था। और धीरे धीरे देखते क्या हुआ कि गाजर मूली के भाव में इंजीनियर लोग, क्योंकि ये क्या हुआ ना कि प्राइवेटाइजेशन होने लगे, प्राइवेट सेंटर सब जो होने लगे, बिना कोई नॉर्म्स के, बिना कोई रूल रेगुलेशंस के कॉलेजेज में एडमिशन लेना, कहीं से भी एफिलिएशन लेके ये कर देना, कहीं से भी एडमिशन लेके कुछ भी ये करना, डिग्री तो ले लिया लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तो ये चीज़ जब होने लगा तो धीरे धीरे अब इंजीनियर के नाम से लोग भागने लगा। हर साल लाखों लाख इंजीनियर के नाम से लोग भागने लगा। अब पहले जो इंजीनियर के नाम पे शादी होती थी, किसी लड़की का रिश्ता किसी लड़के के घर में इंजीनियर से हो जाए, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अभी का समय ये हो गया कि सारे इंजीनियर लोग की बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर लोग जो जैसे हैं अच्छे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा अभी के समाज में ये है कि जैसे ही बोला जाता है कि बेटा इंजीनियर है तो सबसे पहले भागता है लड़की वाला, क्योंकि उसके घर में भी 2-3 इंजीनियर ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ। तो एक ये था, ये मैंने अपने समाज में देखा है। इंजीनियर लोग बुरा ना मान जाए जो इंजीनियर लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने देखा ये 2010-11 के आसपास में हमारे बिहार में टीचर का बहाली जो निकला, तो उसमें बीएड करने वाले लोग, जो बीएड किए हुए थे लोग, उनका इजीली जॉब हो गया। उसके बाद देखा कि मैंने कि एरिया जवार पूरा बीएड कर करके अभी बेकार बैठा हुआ, सबके सब, मतलब भेड़िया धसान वाला हाल है अपने यहाँ। इसी तरह जब से ये रील और यूट्यूब और सोशल मीडिया का जब से चलन बढ़ा, लोगों को पता चला कि इससे कुछ फेम हो सकता है, कुछ नेम हो सकता है, कुछ पैसा कमाया जा सकता है। तो इससे क्या है कि अब जिसको जो टॉपिक्स अच्छा लग गया, मतलब जो देखता है कि उसमें कुछ उलझुल बक सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो टॉपिक लेके एक्सपर्ट बन जाता है। तो ऑटिज्म एक्सपर्ट आपको अभी बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारा आप देख रहे हैं। फेसबुक पे ऐड आ रहा है, कोई पाउडर लेके आ रहा है कि इससे स्पीच ठीक हो गया, कोई किसी पेरेंट्स को पेड ये करके उससे 2-4 लाइन बुलवा के डाल रहा है कि हाँ इससे ठीक हो गया। तो किसी पाउडर, चूरन, गोली, किसी चीज़ से भी ये ठीक होने को नहीं है। ये बात आप लोग को समझ लेनी चाहिए। अब रही बात कि जितने भी ऑटिज्म के पेरेंट्स, ऑटिज्म वाले बच्चों के पेरेंट्स लोग हैं, तो वो लोग एक अलग ही अपना बवाल काटे हुए हैं, अलग ही, मतलब वो
कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये हुआ वैसे हुआ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जब टॉपिक नहीं मिलता है तो घर में आज क्या खाना बनाया, तो घर में आज क्या बनने वाला है, या घर में आज कूलर खरीद के आया तो किस कंपनी का आया, या फिर आज बेडशीट खरीद के आया तो किस कंपनी का आया, तो बच्चा आज बेडशीट खुद ही बिछा लिया या फिर मोड़ दिया, तो ये सब भी अपना, तो ये कहीं ना कहीं सास बहू वाला शो होते जा रहा है। तो उन लोगों से ज़रूर दूर रहें। ऑटिज्म अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं तो सब चीज़ से अवेयर करेंगे हम, ये मेरा फ़र्ज है बताना। अब इससे इतर हम चलते हैं तो अगर माने कि जो अपने को कुछ लोग लाइफ कोच बना हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बना हुआ है, लाइफ स्पीकर और क्या क्या, तो बड़ा बड़ा उपाधि लेके बैठा हुआ है लोग। तो एक दो लोग को हम देखे हुए हैं, पिछले बार भी चर्चा किए थे, तो वो क्या कह रहा है कि मतलब जिसको कोई देखने वाला बच्चे को नहीं है, हमारे यहाँ लाके रख दो, जो भी ज़मीन वमीन हो मेरे नाम कर दो और हम हमेशा रखेंगे, अपने यहाँ लाइफ टाइम रखेंगे, हम ट्रेन करेंगे, ठीक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच लोग से भी थोड़ा सा दूर रहिए लोग, ये फर्जी लोग हैं और ये डॉक्टर खाली लिख देते हैं, ये फर्जी लोग हैं। अब YouTube का कोई, इसका तो कोई भी रूल रेगुलेशन है नहीं ना कि पूछे कि आपके पास क्या डिग्री है नहीं है, या फिर कोई इस पर है नहीं। जनरली जो सफ़र कर रहे हैं वो लोग हैं, अब वो उनको जिसका देखते हैं वीडियो लगता है कि ये सही है, तो उन लोगों से भी, ये लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर लोग से भी बच के, ऑटिज्म पे जो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं उन लोग से भी बच के, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपको होनी है। अब बात करते हैं कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस फील्ड से कोई भी उनका वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कभी ये उठा लिया टॉपिक, कभी वो उठा लिया टॉपिक, कभी वो उठा लिया टॉपिक, ऐसे कर करके कुछ भी, अब क्या है कि सुपरफिशियल नॉलेज है। अब उनको चूंकि पता ही नहीं है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वैसे होता है, नहीं ठीक होता है, या फिर जो भी बातें हैं, तो उन लोगों के भी फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अब कहेंगे कि ये सब बातें हम कहे क्यों रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले किसी, अगर बच्चे का ये है तो किसी फिजिशियन के पास लेके जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता, जितना समझ में आता है दवा ववा दे देता है, उसके बाद बोलता है कि आप कहीं पे ले जाके, अगर समझदार है तो थोड़ा समझदार है तो उसको लगता है अच्छा बोलता नहीं है तो स्पीच थेरेपी करेगी, या फिर किसी को पता है कि न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में जाना चाहिए, ये होगा तो उसमें भेज देता है, वो ठीक है, समझ में आ रही बात। वहाँ भी जाके, जहाँ पर भी, जिस भी डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हैं, जिस भी थेरेपी सेंटर में आप जा रहे हैं, जिस भी रिहैब सेंटर में आप जा रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि सही से डायग्नोसिस हो रहा है कि नहीं, रिकवरी इसी पे डिपेंड करती है। हमेशा हम बोलते हैं कि सही से अगर डायग्नोसिस बच्चे का नहीं होगा तो प्रोग्नोसिस का तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। तो रिकवरी बच्चे की सही से होगी तभी जब सही से उसका डायग्नोसिस होगा। तो डायग्नोसिस का अभी सबसे कॉमन टर्म, हम जो ऑनलाइन सेशन में पेशेंट लोग को लेते हैं तो उनसे आइडेंटिटी कार्ड प्लस असेसमेंट चार्ट उनका प्रीवियस मांगते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको देखने में मिला है क्या कि एक टर्म लिखा होता है GDD, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। GDD का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। मतलब उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी बोलते हैं उसको, दूसरी भाषा में, कॉमन भाषा में कहें तो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी बोलते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं, और क्यों ये टर्म यूज किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी उन बच्चों में होती है, या तो वो सीवियर, जो बच्चे सीवियर ऑटिज्म जिनको है, या फिर मॉडरेट ऑटिज्म में भी कुछ केसेस में इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी मिलती है, डाउन सिंड्रोम के केस में इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी मिलती है, सेरेब्रल पाल्सी के केस में भी इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी मिलती है। बाकी और सब केसेस में इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी ना के बराबर होती है। मेंटल रिटार्डेशन वगैरह का केस होगा तो उसमें भी इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी मिलेगी, लेकिन ऑटिज्म का बॉर्डर लाइन केस है, माइल्ड केस है, या फिर ADHD है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी होती ही नहीं है। अब इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी कॉमन भाषा में बता देते हैं क्या होती है, कि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी होता है कि जैसे एक ये सिचुएशन है, आपको दिया गया है, किसी सिचुएशन में 4-5 लोग हैं, या फिर 2 ही लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा है, एक पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स ने कुछ भी बोला, बच्चा अपने हिसाब से अपने मन की चीज़ें बोले जा रहा है, मतलब प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से जवाब नहीं दे रहा, मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी कम है, मतलब कहा जाता है कि मंदबुद्धि है तो बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कम होगी।
और वो क्या होगा कि वो समय के साथ धीरे धीरे सुधरेगा, और सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो उसमें यही है कि जैसे बच्चे को आप बोले कि कुछ सामान बोले कि जैसे उठा के लेके आओ, डायरेक्शन आपने दिया कि वो सामान उठा के लाओ, जैसे ये पेन है यहाँ पे, और आपने बच्चे को बोला कि ये पेन लेके आओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेल का स्विच है, ये पेपर वेट है। अब बच्चे को आप बोलेंगे कि जाओ पेन लेके आओ, पेन उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, आपने इशारा से बताया कि ये उठा के लेके आओ, तो वो क्या करेगा, वो उठा लेगा, ठीक है। अभी आपको ले आके दे दिया, फिर आप ले आके यहीं पे रख दीजिए। अब उसको बोलिएगा कि देखो ये पेपर वेट है, और उसको बोलिए कि पेपर वेट उठा के ले आओ, फिर वो क्या करेगा, पेन ही उठाएगा। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, तो रिलेट कर पा रहे होंगे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आपके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। हम एक कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ये स्विच है बेल का, तो आप बोलिएगा कि कॉल बेल का स्विच लेके आओ, फिर भी क्या करेगा, वो यही उठाएगा, क्योंकि उसको एक चीज़ प्रॉपरली समझ में आई कि अच्छा ये चीज़ बताया गया, ये उठा के मैंने उनको दिया। अब बार बार वही चीज़ें वो रिपीटेटिवली करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें वो प्रोसेसिंग प्रॉपर उसकी हो नहीं पा रही है। तो इसलिए उसको समझ में आएगा अच्छा पहली बार में मैंने ये उठा के दिया था, फिर यही मांग रहे होंगे, ये होता है। अब आपने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसको मतलब नहीं है, कभी कभार ऐसे बता दिया तो बता दिया, वो कुछ भी नाम के बदले में कुछ भी अलग बोलेगा। जनरली कभी कभार नाम, पापा का नाम सब कुछ बता देगा, फिर आप पूछिएगा उसका नाम तो पापा का नाम बताएगा, आप पूछिएगा मेरा नाम क्या है, वो अपना नाम बताएगा। तो ऐसे ही करके चीज़ें होती हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी में आता है। कोई भी चीज़ उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लर्निंग की प्रॉब्लम होगी बच्चे को, वो जो ईजिली लर्न नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ चीज़ें करके सीखेगा प्रैक्टिकल ये पे, लेकिन थ्योरेटिकली वो ज़्यादा चीज़ें बच्चा सीख नहीं पाएगा, तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी में आता है। तो ये जनरली डाउन सिंड्रोम, मैंने बोला डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके बारे में एक वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। जिनके बच्चे में ऐसा डाउन सिंड्रोम का लक्षण है या फिर डाउन सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है, तो वो लोग देख सकते हैं। तो ये सारी बात बताने के पीछे मेन मकसद मेरा ये था कि जैसे अभी जितने भी मेरे पास असेसमेंट के चार्ट आए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा GDD लिखा गया है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जबकि ये सरासर गलत है। मैंने बच्चे का असेसमेंट किया तो देखा कि नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको GDD बोला जा सके। तो होता क्या है ना कि आप जिनके पास जा रहे हैं तो ज़रूर पता कर लें कि वो इस फील्ड के लिए एक्सपर्ट हैं कि नहीं है, नहीं तो वो मनमानी कुछ भी लिखे जा रहे हैं, उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, टर्म की जानकारी नहीं है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं पता है, तो उसमें GDD लिख दिया, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में ओवरऑल डिले की बात होती है, उसमें फिजिकल ग्रोथ की भी प्रॉब्लम होगी, फिजिकली भी प्रॉपर नहीं डेवलप किया रहेगा बच्चा, मेंटली भी प्रॉपर डेवलप नहीं किया रहेगा बच्चा, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा, वो क्या हुआ कि सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा लोगों से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं GDD में। तो सारा केस ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले नहीं होता है, सारा केस ऑटिज्म नहीं होता है, सारा केस सेरिब्रल पाल्सी नहीं होता है। तो फिर होता क्या है, तो होता अब उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट करना ज़रूरी होता है बच्चे का, और प्रॉपर असेसमेंट कहाँ होता है, वो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं बच्चे का, और तब उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान देते हैं कि आप उसको घर पे ऑनेस्टली फॉलो करें। और जब आप घर पे ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तब बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती ही होती है, उसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब अंत में यही बात फिर से हम ये करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किन से कंसल्ट कर रहे हैं, किन की सलाह ले रहे हैं, इन सारी बातों का असर आपके बच्चे के रिकवरी फेज पे, रिकवरी पीरियड पे पड़ेगा। तो इसलिए समझदार बनिए। और आपको अगर जो लोग नहीं आ पाते हैं हमारे पास, वो ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं, लेकिन अपने मन से कुछ भी नहीं कीजिए। कुछ भी डायग्नोसिस करा लिया, कुछ भी करे जा रहे हैं, ये करेंगे तो आप बच्चे का टाइम किल कर रहे हैं। आप बच्चे का टाइम जितना बिताएंगे, बाद में प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी। बच्चे का एज जैसे होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा बच्चा, तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, समाज की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और बच्चा उस हिसाब से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा, तो जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो होएगी। तो इसलिए समझदार बनिए, जागरूक बनिए, बी अवेयर बी पॉजिटिव हमेशा हम बोलते हैं।
ये आपको हमेशा सोचना चाहिए, और किनके पास जा रहे हैं इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए कि कहाँ जाना चाहिए तो आप हमारे पास बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आपका सही सोल्यूशन होगा। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।